नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद योगेश में। पिछले पार्ट में ये हमने आपको शिक्षण की विधियां बताई थी। उसमें आपको बताया था पोर्टफोलियो के बारे में बताया था, रूब्रिक के बारे में बताया था। पोर्टफोलियो हमने आपको बताया था कि जब किसी बच्चे का एक निश्चित समय का डाटा एकत्रित संग्रहित किया जाता है तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो आपको इस पार्ट में मिलेगी। तो देखते हैं। पहला है छोटी कक्षा के लिए गणित शिक्षक की उपयुक्त विधि है खेल विधि। देखिए हमारे जो एनसीएफ 2005 है, एनसीईआरटी के अनुसार एनसीएफ 2005 में जो कहा गया है उसमें कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उनके लिए सर्वोत्तम विधि खेल विधि है। खेल खेल में ही उनको पढ़ाना है और वातावरण से जुड़ के पढ़ाना है। ना ही उन्हें प्रश्न देने हैं, ना ही उनसे कार्य करवाना है, ना ही उन्हें होमवर्क देना है। इसका ध्यान रखना। अगला है गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि है। यहाँ पर ये विश्लेषण विधि गलत है। गणित शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर खेल विधि सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर खेल विधि कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा खेल विधि। गणित शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो खेल विधि है। हमारे जो एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 में उसको खेल विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। इसके बाद अगला है बेलनाकार आकृति की शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बेलनाकार आकृति जैसे हमको पढ़ाना है तो उसमें क्या है कि आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आगमन विधि क्या कहलाती है और निगमन विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि यानी कि पहले उदाहरण आएगा। शॉर्ट से याद रखिए, आगमन यानी कि आएगा, क्या आएगा? पहले उदाहरण आएगा। निगमन पहले फॉर्मूला आएगा फिर उदाहरण। जैसे अब बीजगणित पढ़ते हैं तो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ लिया a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। फिर उसके बाद आप सवाल लगाते हैं। लेकिन ये कहलाती है आपकी निगमन विधि। लेकिन आगमन विधि में क्या है कि जैसे किसी बच्चे प्राइमरी के बच्चे को आयत के बारे में पढ़ाना है तो पहले उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे। हम गेट के बारे में बता देंगे, हम जंगले के बारे में बता देंगे कि इसकी जो आकृति है, इस तरह की जो आकृतियाँ होती है इसको आयताकार आकृति कहते हैं। तो ये कहलाती है आपकी आगमन विधि, क्योंकि पहले आपने उदाहरण दिया फिर उसको जो है समझाया, उस चीज़ से जोड़ा। अगला है स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि। ये कहलाती है अनुसंधान विधि। ये विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है क्योंकि उसमें खुद प्रयोग किए जाते हैं, खुद तर्क वितर्क किया जाता है, उसके बाद जो सीखा जाता है उस विधि को कहते हैं अनुसंधान विधि। ये सबसे ज़्यादा विधि विज्ञान विषय में प्रयोग की जाती है। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। यदि हमें किसी बच्चे का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि आपको खेल विधि हम पहले ही बता चुके हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार एनसीएफ 2005 खेल विधि की वकालत करता है। अगला क्वेश्चन है ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि है, तो वो है विश्लेषण विधि। क्योंकि देखिए प्राइमरी के बच्चों को ज्यामिति के सवाल पढ़ाए नहीं जाते हैं और जूनियर या हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पहले किसी भी ज्यामिति की आकृति को पढ़ाना तो पहले उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसके अंग बताए जाते हैं। जैसे आयत के बारे में पढ़ाना तो हमने बताया कि इसकी 4 भुजाएँ होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग के बारे में बताना तो पहले उसका विश्लेषण करेंगे कि जो जिसकी 4 भुजाएँ बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो ज्यामिति की समस्या को यदि हल कराना तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि विश्लेषण विधि है। आप खेल विधि में कदापि टिक मत लगाना। अगला है आपका सर्वाधिक खर्चीली विधि होती है, तो वो है आपकी प्रोजेक्ट विधि। इस विधि से तो आप वाकिफ़ भी होंगे क्योंकि आपने अगर बीएड या बीटीसी किया होगा तो आपने अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा जो आता है तो प्रोजेक्ट विधि में ही आपका आता है। अगला प्रश्न है आपका बीजगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो यदि बीजगणित हमें किसी को पढ़ाना तो उसके लिए समीकरण विधि सबसे उपयोग होती है। जो हम a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं इनको समीकरण कहते हैं। a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ते हैं समीकरण कहते हैं। तो समीकरण विधि पढ़ाने के लिए ax² + bx + c = 0, विवेक्तर बराबर d = 0, ये सब हम जो पढ़ते हैं सब समीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है। यदि सूत्र की रचना करना है तो आपकी कहलाती है निगमन विधि। ठीक है, यहाँ पर आगमन विधि नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा निगमन विधि। क्योंकि अगर सूत्र रचना करनी है तो सबसे पहले निगमन विधि का प्रयोग होता है। पहले सूत्र पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर सवाल कराया जाएगा। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि खेल विधि सर्वोत्तम विधि है।
ठीक है। अगला है 11वां प्रश्न, वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि का मतलब ये है, जैसे वैज्ञानिक आविष्कार से मतलब ये है, यहाँ पे वहाँ हमने आपको पहले प्रश्न में बताया थी अनुसंधान विधि विज्ञान के विषय में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। लेकिन यदि विज्ञान की आविष्कार करना है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक अगर किसी वस्तु को प्रयोग करता तो पहले उसका विश्लेषण करता है, एक एक बिंदु के बारे में अध्ययन करता है, फिर उसके बाद उस पर जो है अपना जो भी करना है, सर्च करना है, वो अपना सर्च करता है। तो इसीलिए वैज्ञानिक आविष्कार करने के लिए सर्वोत्तम विधि जो बताई गई है वो विश्लेषण विधि बताई गई है। अब है गणित शिक्षण की विधियों के बारे में स्मरणीय तथ्य क्या है, देखते हैं। गणित शिक्षण में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित एक त्रिध्रुवीय है, यहाँ पर त्रिध्रुवीय कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग हो गई है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका प्रथम ध्रुव होता है शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय होता है अधिगम तथा तृतीय होता है मूल्यांकन। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी बच्चे का शिक्षण पूर्ण कराना तो पहले तो उसका उद्देश्य निश्चित किया जाता है, फिर उसका अधिगम किस तरीके से अधिगम उसका हो रहा है, उसका अधिगम जिस विधियों द्वारा होता है उसमें सहायता हो रही है, वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आखिरी में किया जाता है उसका मूल्यांकन कि उसने जो अधिगम किया है उसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य के बाद उसने अधिगम किया तो उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो कहाँ तक किस स्तर तक वह बालक पहुँच पाया है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका प्रथम ध्रुव शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय अधिगम तथा तृतीय मूल्यांकन है। प्रश्न पूछ लेता है कि इसका तीसरा ध्रुव कौन सा है, शिक्षण का द्वितीय ध्रुव कौन सा है, तो आपको इनको क्रम से ध्यान रखना होगा। इसके बाद है व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वही सक्रिय रहता है। तो अब कहेंगे कि हमारी जो शिक्षण पद्धति है NCF है जो 2005 है वो बाल केंद्रित विधि की वकालत करता है, बाल केंद्रित की वकालत करता है, तो ये बात सही है। लेकिन जब व्याख्यान विधि की बात करते तो वहाँ अध्यापक को सक्रिय रहना पड़ता, अध्यापक को केंद्र बिंदु माना जाता है। बाकी जो शिक्षण पद्धति हमारी है वो बच्चों को ध्यान में रख के बाल केंद्रित है। तो ये ध्यान रखना कि यदि व्याख्यान शब्द आया तो वहाँ पे आपको अध्यापक को केंद्र बिंदु बनाना है, और यदि और कोई भी जगह और कोई प्रश्न पूछते तो वहाँ बालक केंद्र बिंदु होता है। छात्र केंद्रित परीक्षा प्रणाली हमारी है। आगे है बड़ी कक्षा में जब किसी के जीवन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना है वहाँ व्याख्यान विधि उत्तम होती है। जैसे हमें किसी के बारे में बताना है, हमें जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना तो पूरा व्याख्यान करना पड़ेगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था तो बताना पड़ता है कि 1893 में हुआ था, ठीक है। 12 जनवरी को उनके जन्मदिन पर हम प्रत्येक साल युवा दिवस मनाते हैं। तो ये व्याख्यान विधि कहलाती है, एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से बताना। तो हमें किसी का ऐतिहासिक किसी इतिहास के बारे में बताना हो, किसी का जीवन परिचय बताना हो तो वहाँ व्याख्यान विधि सर्वोत्तम होती है। तो ये याद रखना कि इसके लिए अगर कहीं प्रश्न पूछते तो व्याख्यान विधि में ही आप टिक लगाना। हमने आपको बताया कि अगर व्याख्यान विधि में किसको केंद्र बिंदु माना गया है तो यहाँ पर छात्र कदापि मत लगाना, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना है, वही सक्रिय रहता है, वही इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताता है, कहानी के माध्यम से बच्चों को उनकी जीवन परिचय के बारे में बताता है जिससे उनको मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर भी गणित स्मृति केंद्रित होना चाहिए जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। यानी प्राथमिक स्तर पर यदि बच्चों को हमें गणित पढ़ानी है तो छात्र को ध्यान में रखकर स्मृति केंद्रित होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो स्मृति है उसको ध्यान में रखकर उसकी, और ये स्मृति ध्यान में रखेंगे तो स्मृति को केंद्र में कैसे लाएंगे, पुनरावृत्ति करके। यदि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई प्रश्न बार बार भूलते तो उसको बार बार पढ़ते हैं, इससे हमारी स्मृति जो है सक्रिय हो जाती है। तो उसकी जो आधार होता है वो पुनरावृत्ति होती है। तो प्रश्न पूछेगा कि स्मृति केंद्रित प्राथमिक स्तर पर बच्चों की स्मृति केंद्रित करने के लिए उसका आधार क्या होता है, तो वहाँ जहाँ आपका पुनरावृत्ति लगा होगा वहाँ आप टिक लगा दीजिएगा। अगला है पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये पिछले सालों में आ चुके हैं। देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों का समय का आकलन करने के लिए सर्वाधिक चित्र रूपात्मक, यहाँ रूपात्मक पूरा कर लीजिएगा, रूपात्मक कार्य है तो वह सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ये इसका आंसर है। 4 विकल्प, हमने 4 विकल्प न लिखकर सिर्फ उत्तर हमने इसके लिख दिए हैं। अगला प्रश्न, छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए।
तो हमने बताया कि बच्चों को वातावरण से जोड़कर और खेल विधि से सर्वोत्तम पढ़ाना ही उत्तम होगा। मनोरंजन एवं खेल संबंधी ये टिक हो जाएगा आपका सही। अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है, तो निगमन विधि में। अभी आगमन विधि और निगमन विधि को हम डिटेल से एक बार अगले वीडियो में फिर से पढ़ाएंगे। 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आगमन विधि से और निगमन विधि से प्रत्येक वर्ष एक न एक क्वेश्चन पेडागॉजी में जरूर बनता है। तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला है गणित में किस विधि में प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो हमने बताया कि निगमन विधि में पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसके बाद फिर नियमों को बताते हैं। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है, वह पालन कर रही है। यदि उसने पहले सूत्र लिख दिए फिर उसके बारे में चर्चा करेगी तो ये निगमन विधि कहलाती है, यानी निगमन उपागम या निगमन विधि। अब है खेल विधि के जन्मदाता हैं, तो ये फ्रोबेल हैं, ये तो आपने बार बार ही पढ़ा हुआ। इसके बाद एक शिक्षक आकर पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण को योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी कला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों की आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ये विकल्प सही था, तो हमने यहाँ पर उत्तर ये बता दिया है। आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगले वीडियो में आपको और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे और आपको पूरा समझाने की कोशिश की जाएगी। आपको टेट, सीटेट और सुपर टेट का पूरा संपूर्ण कोर्स मिलेगा। अभी धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको पूरा विश्लेषण सहित पूरा सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।